मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज आप नावल सबील के सेकंड पार्ट की नेक्स्ट एपिसोड सुनेंगे। इसकी तहरीर उम्मे उमैर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। तुम्हें याद है ना, पिछली बार मैंने तुमसे अलीना और सुबान के हवाले से बात की थी? जी याद है। तो फिर तुमने चची चचा से बात की है? इन्हें तो कोई इतराज नहीं है, मगर अलीना शायद ना माने। आप जानते तो है ना, वो किताबी कीड़ी है। तो क्या सुबान से शादी होने पर वो अलीना की किताबें फाड़ दिया करेगा? अंस, हाँ तो झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जुबान की आदत नहीं है कि वो किताबें फाड़े। मैं ऐसे बचपन से जानता हूँ। अंस, खुदारा बड़े हो जाएं। 6 फुट तक तो आप बड़ा हूँ। अब मैं इससे बड़ा ज़राफा ही बन जाऊंगा। अंस मजाक से बाहर आ जाए। सोजा मोहतरमा, आपको सुबान के फजाइल गिनवाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक आप और आपका शाहकार दोस्त सोबाब दोनों ही अल्लाह वाले हैं माशाल्लाह। कभी गुरु नहीं किया जाने। अंस, घर कब लौट रहे हैं? रानी ने फौरन मौजू बदला। मेरा जी चाह रहा है खाना अपने मेहमान खाने में ही खुलवा लूं, ताकि जोजा मोहतरमा के दीदार भी दिन के बेशतर हिस्से में होते रहें। हाँ, नेकी और पूछ-गुछ। जनाब, अब थाने वाले बने, हम यहाँ पर पलकें बिछाएंगे। रानी यार, अभी तो लड़ाई लड़ती नहीं हो तो कभी कभी बहुत अजीब सा लगता है। कोई नहीं, इस बार घर घर तशरीफ लाएंगे तो आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। नहीं नहीं, मेरे लिए तुम्हारी धमकी ही काफी है। ऐसे ही मीठी मीठी बातें करती रहा करो। मेरी तबीयत पर बहुत अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं। अर्ज, अभी भी मेरी तबीयत पर फिक्रमंदी के असरात मुरतब हो रहे हैं। लगता है नाफे जाग गया है। जालिम जोजा, जाओ और बाकियों के साथ जियो। अर्ज की बात पर रानी की बेसाख्ता हंसी छूट गई। ये जो बागी है ना, ये आपके जिगरी यार का ही लखते जिगर है, जिसकी आप जनाब सिफारिशें किए जा रहे हैं। हाय क्या करूं, सुभान तो मेरे ओखे सोखे वेले का मुखलिस दोस्त रहा है। खैर, तुम अभी जाओ, मुझे भी अभी हनीफ अपनी तरफ आता दिखाई दे रहा है। जाए फिर, हनीफ की भी सुन ले। धुंध की बिना पर सुस्त रवि से गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थी। हादी अपने नसीब के लिखे पर हैरान और परेशान बैठी थी। न जाने जिंदगी का ये नया मोड़ किस नहशवत आनंद थमके। बेतुनाई और बेकली से अब वो बैठी इधर उधर देख रही थी। जगदम गाड़ी अपनी मतलूबा मंजिल पर रुकी। फारिस ने उतरते साथ हादिया को नीचे उतरने का इशारा किया और खुद गाड़ी के बोर्ड पर बड़ा सामान निकालने लगा। ये बेजान बुत की तरह इसके नए इशारे की मुंतजिर थी। लाहौर की सर्दी में इतनी शिद्दत ना थी, मगर हादिया को चंद दिन से जिस्म में फौरन कपकपी तारी हो जाती। फारिस अपने काम से फारिग होकर इसकी तरफ पलटा और धीमे लहजे में अपनी पैरवी में चलने का इशारा किया। बड़ी सी चादर में चेहरा छुपाए वो फारिस के पैरवी में चलती जा रही थी। दिमाग में झक्कर चल रहे थे। खबर के धोखे ढाई के मुसालिम सभी झिलमिलाने लगे। अभी तो फारिस के साथ नए कुठन मराहल पर भी जी जलने लगा। रेल में सवार होते ही वो किसी को फोन मिलाने लगा। बात ना होने पर सरस से मैसेज में जत गया। दोनों के दरमियान मुकम्मल खामोशी थी, गोया दो अजनबी मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखते हों और मुख्तलिफ मंजिलों के राही हों। हादिया तो सोच चुकी थी कि इस शख्स के साथ मगजमारी से खामोशी बेहतर है। कम अज कम जली कटी तो सुनने को नहीं मिलेंगी। ओ वन, छक 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 छक। रेलगाड़ी अपनी पटरी पर रेंगने लगी। सुस्त रवि से चलती रेल बरख रफ्तारी से अपनी मंजिल की तरफ रवां थी। मगर ये दोनों मियाँ बीवी खुद से मुकम्मल तौर पर बेनियाज खामोश बैठे अपनी अपनी सोचों में गुम थे। न जाने कितने घंटे बीत गए। बैठ बैठ कर हादिया की कमर अकड़ गई। जी जहाँ उठकर चहलकदमी कर ले या फिर रेल के दूसरे डब्बों की तरफ चली जाए, मगर फिर फारिस की खुश हल्की का सोचकर इधर ही जब्त कर गई। अपनी लाचारगी पर आंसू लड़कने लगे तो निठाल होकर एक तरफ टिककर आंखें मूंद ली। आखिर नींद मेहरबान हो गई। पहलू में बैठा फारिस अपने फोन में गुम था, मगर चंद लम्हों बाद हल्की सी भारी सांसें कानों में गूंजी तो पलटकर इसकी तरफ नखुवत से देखा। ऐसी लापरवाह लड़की है कि बस ये तो खाकदार झाड़ियों पर भी आराम से सो जाए। फारिस ने सोचकर गर्दन झटकी और अपने जिस्म को आराम देने के लिए खड़ा हो गया। रेल के डब्बे में मौजूद ज्यादातर मुसाफिर भी ऊँघ रहे थे। यकदम हादिया की आंख खुली तो रेल किसी शहर में ठहरी हुई थी। मुख्तलिफ अशिया बेचने वालों की आवाजें आस पास से गूंजने लगी। हादिया की गर्दन अकड़ चुकी थी। मजबूरन पास पर जुमान इस मुकम्मल अजनबी कड़ियल मर्द को देखा, जिसने गहरे भूरे रंग के गर्म कुर्ता शलवार के साथ हमरम चमड़े का जैकेट जेतम किया हुआ था। घनी तराश तरीशादा दाढ़ी में उठते रोबदार मर्दाना नकोश और घने काले उलझे बाल इस वक्त लंबे सफर की थकान का चीख चीख कर ऐलान कर रहे थे। हादिया टांगे और कमर को आराम देने की घर से उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो? वो आंखें मूंदे इस्तफार करने लगा। इंसान इतने
घुट्टे बैठे से थक तो जाता है ना, बस इसी घर से खड़ी हुई हूँ। ऊपर बर्थ पर चली जाओ और कमर सीधी कर लो, मैं यहीं बैठा हूँ। इसका किल्लत नींद की बिना पर मखमूर लबो लेजा और सता चेहरा इसके अंदर का हाल सुना रहा था। मुझे टॉयलेट जाना है, बता दें किस तरफ है, मैं अकेली चली जाती हूँ। वो इसके सामने खड़ी रूठे मगर धीमी लहजे में पूछ रही थी। चलो मैं साथ चलता हूँ। वो फौरन खड़ा हो गया। आप सहमत ना करें, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। मेरी मेरी जिम्मेदारी हो, लिहाजा मेरे साथ ही जाओगी। और इधर बहस में मेरा चाहे काम तमाम हो जाए, आदिया ने तपकर जवाब दिया। फारिस ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई और गोया हुआ। तो इतना लंबा ना सोती ना, जो ये नौबत आ गई। अब तुम्हें बैतुल खुला के लिए तड़पना पड़ रहा है। अब यहीं तशरीफ रखे, मैं किसी मुसाफिर खातून से पूछ लेती हूँ। बोलकर वो आगे बढ़ गई, मगर एक लम्हे की ताखीर के इसने हादिया की कलाई मजबूती से थाम ली। हादिया तो दहल कर रह गई। अजीब नमूना इंसान है, दाएं बाएं मुसाफिर भी परजमान है, लिहाजा मेरी कलाई को थामने का तरद्दुद न करे। हादिया ने दांत पीसे। हाजत पूरी करनी है तो मेरा हाथ थामना ही पड़ेगा, वरना फिर कपड़े गीले होने पर मैं नपी फ्राहम नहीं कर पाऊंगा। हादिया तो खोल कर रह गई। जाओ इधर, दाएं हाथ पर, फारिस ने इशारा किया। आप टॉयलेट के अंदर भी साथ ही तशरीफ ले आए, शायद मैं अकेली वहां पर डर जाऊं। हादिया ने दिल के फफोले निकालने जरूरी समझे। नहीं, फिलहाल मैं ये इरादा मुलतवी कर चुका हूँ, फिर कभी तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। हादिया इसके जवाब पर जल भुन गई, जबकि फारिस की हंसी छूट गई। तकरीबन 24 घंटों का सफर रोध होकर आखिर इख्तिताम पजीर हुआ। थकन से चूर वजूद को घसीट कर रेलवे स्टेशन से बाहर निकाला तो सर्दी ने आड़े हाथों लिया। फारिस ने टैक्सी में सामान रखा और अपनी मंजिल मकसूद की तफसीलात ड्राइवर को देने लगा। हादिया को तो ऐसे महसूस हो रहा था जैसे सर घूम रहा हो। गाड़ी एक झटके से रुकी तो फारिस ने दरवाजा खोलकर इसे गाड़ी से बाहर निकलने का इशारा किया। ये सर्दी से ठठरती कपाती लड़खड़ाती एक तरफ खड़ी हो गई। कमरे का पेशगी बंदोबस्त हो चुका था। शायद फारिस ने चाबी ली और होटल के मुलाजमों के हमरा तलुबा सामान लेकर साफ सुथरे कमरे में आन पहुंचा। कमरे के बीच में बड़े हजम का दबीज कालीन बिछा हुआ था। एक तरफ लाल रंग के कपड़े का सोफा और सामने दो लोगों के सोने के लिए फोमी बिस्तर बिछा हुआ था, जिसके ऊपर सफेद रंग के साथ उनाबी कंबल सलीके से बिछाया गया था। एक तरफ अलमारी के पट पर कदावर आईना मुलहिक था। मुलाजिम सामान छोड़कर जा चुका था, मगर हादिया बुत बनी खड़ी कमरे के चारों तरफ घूर रही थी। टॉयलेट के लिए पहले तुम जाओगी या मैं? वो फारिस की आवाज पर चौंकी। आप चले जाएं, मैं बाद में आराम से गुस्ल लूंगी, मुझे भी गुस्ल ही लेना है। फौरन मेरा रात पहनने वाला सादा सा जोड़ा निकालो। इस वक्त सर दर से फटा जा रहा है। फारिस निठाल होकर सोफे पर ठहर गया। हादिया ने सफरी सामान को खोलना शुरू कर दिया तो कपड़ों की बेहुरमती पर रोना आ गया। लगता है मेरा गुस्सा इस शख्स ने कपड़ों पर निकाला है। कपड़ों की शक्ल काबिले रहम थी। इस्त्री शुदा कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने इन्हें घड़े में कितने महीने डाला रखा हो। सिलवटी और शिकने हादिया का मुंह चिढ़ा रही थीं। ये कपड़े पहनने के काबिल हैं? हादिया जी चौकर फारिस की तरफ पलटी। जी बिल्कुल, पहनकर सोने के काबिल हैं। फारिस ने इसके हार से शब ख्वाबी का लिबास चपटा और सरस से गुसल खाने में घुस गया। ठीक 20 मिनट बाद निखरा ताजा दम होकर निकला तो हादिया सोफे पर नींद दराज थी। ये यकीनन फिर सो चुकी है। सोतेल चोड़ेल। फारस से इसका आराम बर्दाश्त न हुआ तो पास आकर गीले बालों से गिरते पानी के छींटे को हादिया के करीब लाकर रगड़ डाला। वो बुड़बुड़ाकर उठ बैठी। आपको शर्म तो नहीं आती है? तुम्हें तो बड़ी आती है शर्म, जहां जी जाता है सो जाती हो। मेरी नींद से आपका बिल आता है क्या? बिल तो नहीं आता, मगर जरूर गुस्सा जरूर आता है। वो आईने के सामने बालों में हाथ फेरते हुए बोला। अब वक्त जाया ना करो, जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो, नए कपड़े निकालो, जाकर नहाओ। मुझे गंदी मैली औरतों से घिन आती है। कितनी औरतों के पास रह चुके हैं जो इतने वसूख से कह रहे हैं। हादिया ने जोड़ा थामा और वॉशरूम की तरफ चल दी। तुम बाहर निकलो, फिर बताता हूँ तुम्हें, बदतमीज जुबान दराज लड़की। हादिया ने सुनी अनसुनी कर दी और दरवाजा कुंडी कर लिया। इत्मीनान से गुस्ल किया और बेफिक्री से बाहर निकली तो वो कमरे से गायब था। अल्लाह जाने ये जिन कहाँ चला गया है। चंद लम्हे कब्ल का इत्मीनान कल्लक में तब्दील हो गया। एक गला यकदम खुश्क हो गया। ये बाबर वाली हरकत तो नहीं करने जा रहा मेरे साथ? मेरे मालिक, मुझे इसके शर से बचा। यहाँ पर तो ससुराल भी नहीं, अपना मकसद पूरा करके ये तो मुझे कहीं भेजकर मुझे मार ही डालेगा। नाजुक थमदान हादिया की जान सूली पर लटकने लगी। तौलिए में लिपटी घनेरी जुल्फों से पानी के चंद कतरे पेशानी पर लटके तो होश में आई। आईने के सामने खड़ा होकर सड़क से बाल रगड़ने लगी, जैसे इसे यहाँ से भागना है। खौफ के नागन पन फैलाए इसे डसने के लिए करीब से करीब तर होने लगे। चंद लम्हों बाद क्लिक की आवाज से दरवाजा खुला
ہادیہ کی ہمت جواب دے گئی، یا اللہ تو مجھے اس ظالم کے ظلم سے بچا، یا پھر ہمت دے میں اس کے سامنے ڈٹ جاؤں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی فارس آنکھیں چپکنا بھول گیا۔ دو آشنا قدرتی حسن کھنیری زلفن بکھیری وہ پری اس کے والہانہ مسکراہٹ سے گھبرا کر اپنی جگہ سے پیچھے ہٹی۔ فارس اس کی حالت پر محسوس ہونے لگا، ہاتھ میں تھاما سامان صوفے کے سامنے میز پر رکھ دیا اور ہادیہ کی طرف میٹھی مسکراہٹ اچھالی۔ ہادیہ جو کہ پہلے سے سوچ چکی تھی اسے زبان تک لانے کے لیے پر تولنے لگی تو بالکل قریب آن کھڑا ہوا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی بکھیری زلفوں کو سلجھانے کے لیے ہاتھ بڑھا ہی تھا کہ پھر جھٹکے سے پیچھے ہو گیا۔ میرے سے دور رہو صاحب۔ دور کیوں رہوں؟ میں تو تمہیں دل میں رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں، فارس مخمور لہجے میں بولتے ہوئے آگے بڑھا۔ دل میں رہنے کی درخواست کی بجائے اوقات میں رہو، وہ چلائی۔ یہ کیا فضول گوئی ہے؟ فارس نے اپنا غصہ دباتے ہوئے متغیر انداز میں پوچھا۔ میرے اندر کی اداسیاں میرے ضمیر کا گلا کھونٹ دیتی ہیں، میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں لیکن میری آوارہ خاموشیوں کا شور میرے کچلے خوابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ کس کو بلاؤں، کسے پکاروں؟ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے چلانے لگی۔ جہاں تو بھیڑوں کے انبار لگے پڑے ہیں، صرف ایک گمنام ادا اور میرا وجود چتھڑوں میں پڑ جائے گا۔ میرے سسکتے دعوے میرے حال کی بے رخی کا سوگ مناتے ہیں۔ کبھی آؤ نہ نوٹوں کی گڈیاں لے کر شاید رنگ و بو کی محفل سے تم بھی فیضیاب ہو سکو۔ آؤ نہ ان چیتروں سے خود کو بہلاؤ نہ۔ ڈر رہے ہو کیا؟ نہ ڈر سپہ سالار، آج تم بھی اپنے حصے کی غنیمت سمیٹ لو۔ شکل سے تو بابکر جاسوس لگتے ہو، گھرتے رہو گے یا پھر کارروائی کا بھی ارادہ رکھتے ہو؟ وہ جنونی انداز اپنائے ہوئے تھی۔ ارے تمہیں ایسے کیسے جانے دوں؟ اس نے ایک مجلی ادا سے آوارہ زلفوں کو چھٹکا اور آنکھوں کو گول گول گھما کر دوبارہ گوئی ہوئی۔ تم جاؤ اور لاؤ نہ نوٹوں کی بھاری گٹیاں۔ خاموش کیوں ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ تمہارے پاس نوٹ نہیں ہے یا میرے حسن میں دم نہیں ہے؟ فارس خاموشی سے اس پاگل لڑکی کے لمحہ بہ لمحہ بدلتے روپ کو دیکھ کر حیران کھڑا بس خاموشی سے اسے سنتا جا رہا تھا۔ یہ لڑکی ذہنی مریضہ ہے یا نفسیاتی مریضہ ہے، یا پھر اس کے ساتھ اس قسم کا کوئی حادثہ رونما ہو چکا ہے جو یہ اس طرح کی بازاری زبان استعمال کر چکی ہے؟ ہادیہ ہوش میں آؤ، میں شوہر ہوں تمہارا۔ واقع بڑھ کر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ چھوڑ دو مجھے، تم بھی بازاری شوہر ہو۔ ہادیہ جگدم آپ سے تم پر آ گئی۔ بازاری شوہروں کے لیے ایسی ہی بازاری گفتگو زیب دیتی ہے۔ ہادیہ فارس تڑپ کر بہہ گیا، کھینچ کر اسے بستر پر لا دھکیلا۔ وہ بستر پر گرتے ہی فوراً اٹھ بیٹھی۔ خبردار میرے سے دور رہو، تم بھی درندے ہو، نوچنا چاہتے ہو مجھے، میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گی۔ وہ پاگل لڑکی زارو قطار رو رہی تھی، جبکہ فارس کو اپنی ماندہ زندگی کسی عذاب سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بابا جان آپ نے مجھے صحیح پھنسا دیا ہے، فارس کا جی چاہا زور سے رو دے۔ اس حلالے کی سزا کا آج سے آغاز ہو جاتا ہے۔ فارس صاحب وہ خود کلامی کرتے ہوئے واپس صوفے پر جا بیٹھا۔ نافع کے چلے جانے سے گھر بہت سنا سنا ہو گیا ہے۔ بات بات پر رانی کے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ ایک تو چھوٹی بہن زینہ کی محبت اور پھر پورا ایک مہینہ وہ ننھی جان اس کی آغوش کی نرمی میں فیضیاب ہوتا رہا۔ امی پتہ نہیں دادی دادا کے پاس کیسے رہے گا۔ امی بھی زارو قطار رو رہی تھی۔ بس بیٹی ان کی امانت تھی، ہمارے پاس تو وقتی طور پر تھا، بس ہم نے امانت لوٹا دی ہے۔ دونوں ماں بیٹی اشکبار تھیں۔ امی یہ لڑکیاں ابھی تک گھر میں نہیں پہنچی ہیں، میں انہیں ذرا فون کر لوں، شاید رکشے والے کا رکشہ خراب ہو گیا ہے۔ رانی ابھی فون کی طرف بڑھی ہی تھی کہ انس کا فون سکرین پر جھلملانے لگا۔ رانی لڑکیاں گھر سے خیریت سے ہی لوٹ آئی ہیں کیا؟ انس بنا خیر خیریت پوچھے اجرت میں رانی سے ہم کلام ہوا۔ انس میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، خدا را بتائے آخر کیا ہے؟ یہ اس کمینے بابر نے آج بابا کی دکان پر بہت ہنگامہ کیا ہے اور بہت ساری دھمکیاں دے کر نکلا ہے۔ گھر پر کوئی بھی دستک دے، امی یا تم میں سے کسی نے دروازہ نہیں کھولنا، سمجھی ہو نا؟ جی۔ رانی کا گلا خشک ہو گیا۔ انس مجھے چھوٹوں کی فکر ستا رہی ہے، تم پریشان نہ ہو، زبان ادھر ہی ہے، وہ سب سنبھالے گا، میں بس اسے فون کرتا ہوں اور میری پوری کوشش ہے کہ میں چھٹی لے کر فوراً گھر لوٹ آؤں۔ اور سب کیا ہوگا؟ رانی جو کہ پہلے ہی غمگین تھی اب اس نئی خبر نے جان مٹھی میں لے لی۔ انس نے بات کا جواب دیے بنا فون کاٹ دیا، جبکہ رانی اچانک شور شرابے پر چھت کی منڈیر پر جا پڑی۔ باقی آگے کیا ہوگا یہ ہم کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں گے۔